वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 27 जून 2026 है और आज हम 27 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करूँगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो है हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को, जैसे ड्रग अब्यूज है और अवैध तस्करी जो है, उनके खिलाफ जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस जो है नशा मुक्त समाज के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इस दिवस के समन्वय में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का मुख्यालय वियना में स्थित है। भारत में मादक पदार्थों से संबंधित जो प्रमुख कानून है वो है एनडीपीएस एक्ट 1985। तो याद रख तो याद रखना, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है हर साल 26 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जून। तो जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर जो है हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है कि जो टॉर्चर से जो पीड़ित हैं उनके प्रति समर्थन व्यक्त करना तथा यातना जैसी अमानवीय प्रथाओं को समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस जो है मानवाधिकारों की रक्षा और पीड़ितों के पुनर्वास पर विशेष बल देता है। इसकी घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा जो महासभा ने की थी, और 26 जून 1987 को यूनाइटेड नेशंस ने ये प्रभाव में आया था। और इसका जो पहला जो रेजुलेशन पास हुआ था, लेकिन उसके बाद 1998 में ये फर्स्ट पहली बार मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। तो यातना के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महेश दीक्षित। तो महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आईबी भारत की जो प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी है और इसका जो मुख्य कार्य है देश की आंतरिक जो सुरक्षा और खुफिया जानकारी एकत्र करना है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। और आईबी जो है गृह मंत्रालय जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो जो भारत की जो एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी है, जबकि जो आईबी है वो इंटरनल खुफिया एजेंसी है। तो ये बात याद रखना आप, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक जो हैं वो महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। तो जो 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है 25 जून 2026 को गुरुग्राम में किया गया है। इस बैठक की जो मेजबानी है भारत ने अपने ब्रिक्स चेयरशिप 2026 के तहत की है। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच टिकाऊ एवं सुरक्षित ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स का जो मूल गठन जो देश हैं वो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से हुआ था। और भारत जो 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता जो चेयरशिप कर रहा है। और ऊर्जा सहयोग जो है ब्रिक्स के प्रमुख सहयोग क्षेत्रों में से एक है। और बात रही गुरुग्राम जो है हरियाणा का एक प्रमुख कॉरपोरेट और आईटी हब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति रत्न भंडार भावेर इतिवृत्तो पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संस्कृति रत्न भंडार भावेर इतिवृत्ता पुस्तक का जो है लॉन्च किया, रिलीज की है। यह जो कार्यक्रम है उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह पुस्तक जो भवाइया जो लोक जो परंपरा है उसकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक यात्रा पर आधारित है। इसका उद्देश्य है कि जो भारत की जो
समृद्ध लोक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है। सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। भवैया जो है पूर्वोत्तर भारत विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। हमारा अगला क्वेश्चन है हेमिस महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेमिस मठ लेह लद्दाख में। तो हेमिस महोत्सव जो है लद्दाख के हेमिस मठ हेमिस मोनिस्ट्री जो है उसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला प्रमुख बौद्ध उत्सव है। यह उत्सव जो है गुरु पदम संभव जो है उसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दौरान जो है मुखौटा नृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, प्रार्थना और पारंपरिक संगीत का आयोजन किया जाता है। यह लद्दाख के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्सवों में से एक है। गुरु पद्म संभव जो को द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है, सेकंड बुद्धा भी कहा जाता है। हेमिस मठ जो है लद्दाख का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध बौद्ध मठ माना जाता है। लद्दाख में बौद्ध धर्म की द्रुपका परंपरा का विशेष प्रभाव है। यह महोत्सव जो है भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पर्यटकों श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करता है। तो याद रखना हेमिस महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध मुख्य त्यौहार है, वो है लेह लद्दाख का भी कह सकते हो। कहाँ मनाया जाता है? ये हेमिस मठ में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स नामक संस्मरण मेमोयर का विमोचन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख चीफ हैं, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं, उन्होंने इस जो संस्मरण का विमोचन किया है। यह जो मेमोयर है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के जीवन, उनके अनुभवों और भारत के अंतरिक्ष सपने पर आधारित है। पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में किया गया। तो जो अमरप्रीत सिंह जो हैं भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं और शुभांशु शुक्ला जो हैं एट प्रेजेंट जो है भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन की रैंक पे हैं। और जो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। और शुभांशु शुक्ला जो हैं अभी हाल ही में स्पेस मिशन पे गए थे। तो उनकी उस यात्रा पे भी ये जो संस्मरण है आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना जो है गुजरात सरकार की प्रमुख किसान कल्याण योजना है। इसकी शुरुआत जो है 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत जो प्राकृतिक आपदाओं में फसल प्राकृतिक आपदाओं से जो फसल का नुकसान होता है, किसानों को जो वित्तीय नुकसान हुआ और उससे फिर उनको जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य जो है किसानों की आय को सुरक्षित रखना और कृषि जोखिम को कम करना है। यह जो योजना है सूखा, अतिवृष्टि और बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करती है। और जो बात है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? वहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है राजौली बांदा डायवर्जन योजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी पे जो राजौली बांदा डायवर्जन योजना जो है तुंगभद्रा नदी पे स्थित है। तो तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह परियोजना जो तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को सिंचाई जल उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य जल संसाधनों का बेहतर उपयोग और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। तुंगभद्रा नदी का निर्माण जो तुंगा और भद्रा नदियों के संगम से होता है। कृष्णा नदी जो भारत की प्रमुख पूर्व वाहिनी ईस्ट फ्लो नदियों में से एक है। राजौली बांध परियोजना जल बंटवारे के कारण समय समय पर चर्चा में रहती है। तुंगभद्रा नदी पर प्रसिद्ध तुंगभद्रा बांध भी स्थित है, जिसका भी मैंने जिक्र किया। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 25 जून। तो जो संविधान हत्या दिवस जो है हर साल 25 जून को मनाया जाता है। इसको यह जो दिवस है 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल की स्मृति में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और नागरिक अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना। भारत सरकार ने वर्ष 2024 में जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी, 25 जून 1975 को की गई थी। और ये
21 मार्च 1973 तक प्रभावी रही थी। तो इसके कुछ की फैक्ट्स होंगे, की पॉइंट्स हैं, वो हम आपको बता देता हूँ कि जो इमरजेंसी का पीरियड हुआ था वो हुआ था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 में। और ये किस आर्टिकल के तहत लगाया गया था इमरजेंसी? ये आर्टिकल के तहत ये 352 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत इसको लगाया गया। इसको लगाया किसने था? इसको लागू किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। उसके में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? प्रेसिडेंट थे उस समय फखरुद्दीन अली अहमद। और किसकी रिकमेंडेशन पे लगाया था? प्राइम मिनिस्टर। उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। और जब ये लागू किया गया उसके बाद में अरेस्ट हुए थे बहुत से लोग, जो सिटीजन्स के जो राइट्स के फंडामेंटल राइट्स वो भी छीन लिए गए थे। और मीडिया है उसको सेंसर कर दिया, मतलब उस मीडिया को भी एक प्रकार से बैन कर दिया गया था। और इसमें कुल अरेस्ट हुए थे 1,10,806 अरेस्ट किए गए थे। अभी तक अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अब तक 3 इमरजेंसियाँ लग चुकी हैं, 3 इमरजेंसी लगी हैं। पहली इमरजेंसी जो थी 26 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक रही, जो कि कब लगी थी? जो कि लगी थी इंडो चाइना वार के दौरान। इसमें रीजन क्या था? इसमें रीजन था कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो उसको खतरा है किससे? एक्सटर्नल एग्रेशन से, बाहरी दुश्मन से। और दूसरी इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 3 दिसंबर से 17 दिसंबर 1971 इंडो पाक वार के दौरान। इसमें भी एक्सटर्नल जो थ्रेट था इंडिया को। फिर 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 को तीसरी इमरजेंसी लगी, जो कि इंटरनल, इसमें जो मेन पॉइंट था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये एक मुद्दा रहा, इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इसको लागू किया गया, जो कि बहुत लंबी टाइम पीरियड तक ये इमरजेंसी चली। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी रही। अब ये इमरजेंसी लगाई क्यों गई? ये इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी ने लगवाई थी। तो ये कब लगी? ये इसलिए लगी क्योंकि 1971 के जो इंडिया के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें उसे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है जो पीएम के जो इलेक्शन था उसको वॉइड कर दिया था, उसको वैध नहीं बताया था। और जो इंदिरा गांधी को है 6 साल के लिए जो किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए भी प्रोहिबिट, मतलब उसको उनको बैन कर दिया गया था। तो इसलिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी। फिर ये इमरजेंसी जो हटी थी 21 मार्च 1977 को। फिर उसके बाद में 1977 के जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें जनता दल को बहुमत मिलती है 258 298 जो है वो सीट्स मिलती हैं जनता दल को एक मेजोरिटी के साथ। जो मोरारजी देसाई हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद 1978 के अंदर जो है 44 संशोधन होता है, भारतीय संविधान का 44 संशोधन होता है, जिसके अंदर जो पहले जो आर्टिकल 352 था उसके अंदर जो एक टर्म दी गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसकी जगह एक और चीज डाली जाती है, उसको हटा दिया जाता है और उस शब्द की जगह डाला जाता है आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। मतलब अगर सशस्त्र विद्रोह है या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है या फिर एक्सटर्नल थ्रेट है, तभी जो इमरजेंसी आपातकाल है वो लागू की जा सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। और पहले जो था प्रेसिडेंट उसको डिक्लेयर कर देता था ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पर अब संशोधन के बाद में प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेगा, लेकिन एक रिटर्न जो रिक्वेस्ट होगी वो भी कैबिनेट के द्वारा, और वो भी कौन ऐड करेगा? पीएम। पूरे कैबिनेट इसके अंदर शामिल होगा तभी ये डिक्लेयर होगा। पहले क्या था कि पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा विद इन 2 मंथ्स। अब उसके बाद संशोधन के बाद विद इन 1 मंथ ये पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा, नहीं तो ये लागू नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा स्थिति आती है कि लोगों को लगे या संसद को लगे या सांसद को लगे कि अब इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं है, तो 1/10 जो संसद के मेंबर्स हैं वो डिमांड कर सकते हैं रिटर्न में कि वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। फिर उसके लिए एक स्पेशल सिटिंग बुलाई जाएगी, फिर वहाँ वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में इस फेवर में आता है कि अब इमरजेंसी की जरूरत नहीं है तो इमरजेंसी हटा दी जाएगी। तो कुछ एक की फैक्ट्स है जो मैंने आपको इसमें कवर अप किए, तो वो सब आप एक बार देख लीजिएगा और उनको आप एक बार याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।